महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 17 नामों की लिस्ट है जो कि जारी हो गई है। उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यवतमाल से संजय देशमुख का टिकट है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट है। दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई को टिकट है। सांगली चंद्रहार पाटिल शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार है। रायगढ़ से अनंत गीते प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। विकास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या कोई नाम आपको सरप्राइज करते हैं? और दूसरा ये कि शिवसेना का 17 पर जो है अपना अनाउंस कर देना, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर बात यहाँ पर ये लग रही है कि एकला चलो वाली? देखिए, सब कुछ ठीक जाए तो फिर ये राजनीति किस काम की? फ्रिक्शन हम देख ही रहे, संघर्ष हम देख ही रहे कि सीट शेयरिंग को लेकर भी जो घटक दल है उनमें सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से ये मंथन बहुत लंबा खिंच गया। ये जो 17 सीटों का ऐलान जो हुआ भी है ना, उसमें सिर्फ 3 मौजूदा सांसद हैं, बाकी जो है सब नए नाम है। नए नाम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पार्टी के फूटने के बाद उद्धव ठाकरे के पास कोई बड़े चेहरे नहीं है, ऐसा लगता है इस लिस्ट को देख के, उस पर्टिकुलर सीट से लड़ाने के लिए। इसीलिए जितने भी नाम मैं देख पा रहा हूं इन 17 उम्मीदवारों की लिस्ट में, ये ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र के ये सेकेंड इन कमांड थे और उनको अब एक किस्म से मौका दिया जा रहा है कि आइए आप लड़िए और जीत के दिखाइए। आखिर इस लिस्ट के ऐलान होने के साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी जो है सामने आई है, खासकर अमोल कीर्तिकर को लेकर। मुंबई की एक सीट है, नॉर्थ वेस्ट की सीट, वहां से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान होता है, ईडी की तरफ से उनको नोटिस आती है क्योंकि वो पहले से एक मामले में घिरे हुए हैं। कोविड के दौरान जो खाना सर्व किया गया था तमाम क्वारंटीन सेंटर में बीएमसी की तरफ से, उसमें ये आरोप लगे थे कि अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी स्कैम नाम दिया गया था उसका, उसमें उन्हें 1 करोड़ 65 लाख रुपए बतौर किकबैक के तौर पर मिले। वहां पे घोटाला हुआ था, तो वो पहले से ही कंट्रोवर्शियल उसमें थे। एक टेंटेड उम्मीदवार को इस किस्म से सीट दे दी गई, इस पर भी कई लोगों को ऐतराज था। और विकास, आप म्यूट हो गए हैं शायद, एक बार जरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन रहे होंगे। जी जी, अब बोलिए। हाँ, तो संजय निरुपम ने अपनी नाराजगी इस पर जताई है। वो चाहते थे कि ये सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में आए, लेकिन कांग्रेस उस सीट को हासिल नहीं कर सकी और शिवसेना ने अपनी जिद पकड़कर उस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया तो किया, एक ऐसे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जिस पर पहले से ही आरोपों से घिरा हुआ है। तो ये जो तनातनी है, ये जो संघर्ष है इन उम्मीदवारों के नाम जाहिर होने के बाद, वो हमें सामने से देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये ड्रामा आने वाले 2-3 दिन तक और चले और बाद में सभी को पैसिफाई किया जा सके। जी, और लगभग 10 नाम तो हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद पहले ही अनाउंस कर दिए थे, अब 17 हैं और बार बार कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा है। संजय राउत ने कहा था कि 5 अभी और अनाउंस किए जाएंगे, टोटल 22 हैं। जी बिल्कुल, देखिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो हमारे सूत्र बताते हैं, यही तय हुआ था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 22 पर लड़ेगी, 22 सीटों पर। कांग्रेस को 14 से 16 सीटें दी जा सकती है, जबकि जो शरद पवार की एनसीपी है वो 10 सीटों पर लड़ेगी। तो ये फॉर्मूला मोटे तौर पर तय हुआ था। कुछ सीटों को लेकर मतभेद थे, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो मतभेद भी मिटा लिए गए हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि महाविकास आघाड़ी के लिए एक सेटबैक के तौर पर देखी जा सकती है, वो भी मैं अपडेट कर दूं अपने दर्शकों को। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, इसने किनारा कर लिया है महाविकास आघाड़ी से। अब वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। आकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि वो खुद के बूते चुनाव लड़ेंगे। 8 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी कर दी है और ये इसलिए हुआ क्योंकि इतने दिनों से जितनी सीट प्रकाश आंबेडकर मांग रहे थे महाविकास आघाड़ी से, उतनी सीट देने के लिए महाविकास आघाड़ी तय नहीं थी, खासकर शिवसेना और कांग्रेस। वो 5 से 6 सीट चाहते थे और ये 4 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे। तो अब वो पार्टी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की, वो अलग हो चुकी है। 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। ये वो सीटें हैं जहां पर दलितों का प्रभाव है, तो वो इस उम्मीद में उतरे हैं कि अगर वो खुद के पूरे दमखम से लड़ते हैं तो कुछ नतीजे उनके फेवर में जा सकते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के लिए ये एक अच्छी खबर के तौर पे हम नहीं देखते। जाहिर सी बात है, वोट तो फिर महाविकास आघाड़ी का ही कटेगा ना। जिस तरीके से पहले सीट शेयरिंग में 3 के 4 की बात हो रही थी, अब यहाँ पर वो 8 की बात कर रहे हैं। कुछ नेता क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, वापस आऊंगा। होता है, पूरे देश में ऐसा होता है। जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ
बात नहीं हुई। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग ख़त्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित। महाविकास आघाड़ी की बैठक पहले दिन से जब से तय हुई है तब से हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेकर काम करने का फैसला लिया हुआ था। हर बैठक में प्रकाश अंबेडकर जी या उनका कोई प्रतिनिधि आता था। महाविकास आघाड़ी की जो रैली मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में हुई, उसमें प्रकाश अंबेडकर जी ने भाषण भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? आपने ये कहा था कि हम बीजेपी को हराने के लिए आपका साथ देंगे, और आज अचानक आप मनोज जरांगे पाटिल से युति कर रहे हैं। कब आपकी बैठकें हो गई, कब आपकी बातचीत हो गई? आपने न तो कभी महाविकास आघाड़ी से इसके बारे में कोई जिक्र किया, न तो कोई चर्चा की। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, 5 साल घर पे बैठेंगे। अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एनडीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एनडीए को भी डुबाएंगे। मेरा तो मानना है कि अलायंस में नहीं रह के भी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद अलायंस करना कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूरी हो गई और उस मजबूरी का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही है। विकास रह क्या गया संजय निरुपम जब ये कह दे कि अगर शिवसेना इस मुगालते में है कि वो अपने बूते जो है पूरा चुनाव निकाल लेगी, तो भैया ऐसा है कि वो खुद भी डूबेगी और गठबंधन को भी लेके डूबेगी, और कांग्रेस में अभी भी बहुत कुवत है, तो क्या रह गया? जी बिल्कुल, देखिए संजय निरुपम का ये जो डायलॉग जो अभी उन्होंने कहा, ये आश्चर्य पैदा नहीं करता, क्योंकि शिवसेना से तो उनकी खुन्नस पुरानी है। शिवसेना से बड़े बेआबरू होकर वो निकले थे, तो शिवसेना को दोष देंगे ही देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली भी बात है कि वो अपनी ही पार्टी से भी थोड़े नाराज लग रहे हैं, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज लग रहे हैं कि बार्गेनिंग में कहाँ कांग्रेस कम पड़ गई, कहाँ वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पर दबाव नहीं बना पाई। क्योंकि 2019 में उसी लोकसभा सीट पर जिसका जिक्र संजय निरुपम कर रहे हैं, संजय निरुपम लड़े थे और बहुत ही अच्छा फाइट उन्होंने दिया था। वो कॉन्फिडेंट थे कि वो अब की बार अगर सीट वो कांग्रेस के झोले में गिरती है तो वो ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना जिस तरीके से अपना दबदबा बनाकर जितने भी मनमाफिक सीटें वो अपने खेमे में लेती चली गई, ये नाराजगी तो पैदा करेगा ही, और यही जताया है संजय निरुपम ने। और एक किस्म से आरोप लगाया है कि शिवसेना का ये जो डोमिनेंस है, मैं उस शिवसेना की बात कर रहा हूँ जो उद्धव ठाकरे की है, वो जो डोमिनेंस है वो ले डूबेगा इस पूरे महाविकास आघाड़ी को, ऐसा उनका आकलन है। क्योंकि सीट शेयरिंग जो हुई है उसमें कहीं न कहीं अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से हुई है। संजय राउत भी तो कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे कि भैया कल तो एक नामांकन भी हो गया, उनका नॉमिनेशन भी हो गया, हमने थोड़ा ना पूछा, तो जिसको करना है जाके करे। बिल्कुल, देखिए शुरुआत ही इस किस्म से हुई थी कि मौजूदा सांसद जिसके जितने सीट पर हैं, पहले वो उनकी सीट है ये मान के चलेंगे, उसके बाद जो बची हुई सीट है वहां किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है उस पर चर्चा होगी, और फिर हम सीट शेयरिंग पर एक आम राय बनाएंगे, आम सहमति बनाएंगे। रामटेक सीट जिसका जिक्र कर रहे हैं संजय राउत, रामटेक सीट पर कांग्रेस पहले ही अपना दावा ठोक चुकी थी और वहां से कल
कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसने नामांकन तक भर दिया। और इसी रामटेक सीट के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी भी बहुत दिन से आग्रह कर रही थी कि हाँ, हम वहां से लड़ना चाहते हैं, चलिए हम मिलकर बैठ के बात करें कौन सीट पर कितनी सीट पर लड़ेगा, हमें 5 से 6 सीट दे दीजिए, जिसमें विदर्भ की कुछ सीटें थी जिसमें रामटेक भी था। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस ने वहां पर आगे जाकर उस सीट पर दावा ठोक दिया, तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनमें आम सहमति नहीं बन पाई। ये इनके दिल से दिल ही नहीं मिले थे, तो हाथ से हाथ मिलाने वाली तो बात ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई। और यही नतीजा है कि इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि ये लड़ाई कितने दिलचस्प होती है और प्रकाश आंबेडकर का ये निर्णय महाविकास आघाड़ी को कितना क्षति पहुंचाता है। चलिए, यहाँ महाविकास आघाड़ी है और वहाँ है महागठबंधन, लेकिन कहानी लगभग एक ही चल रही है। मैं बिहार का जिक्र कर रहा हूँ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।